एपिसोड 200। 41 आदमी मुस्कुराया और एक और घायल ड्रैगन सोल सैनिक की ओर अकड़कर चला गया। इस बार यह तन्मय था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सभी ड्रैगन सोल सैनिक इतने अडिग हैं। हाँ। फिर आदमी ने तन्मय की उंगली पर पैर रखा और तेज दर्द ने उसे तुरंत जगा दिया। उसने अपने सामने के आदमी को देखा और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर महसूस किया कि वह बंधा हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, बंधनों से मुक्त होने की कोशिश की। उसके हाथ पहले से ही खून बह रहे थे, लेकिन वह नहीं रुका। मुखौटा पहने आदमी मुस्कुराया। तुम सभी पर एक ही हमला हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी लड़ने की ताकत है। ऐसा लगता है कि तुम इस समूह में सबसे मजबूत हो। मैं तुम्हें अब एक मौका देता हूं। अगर तुम हुआक्सिया के बारे में कुछ भी अपमानजनक कहते हो तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। भाड़ में जाओ। तन्मय की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने गुस्से से गाली दी। फिर उसने अपने बंधे हुए पैरों को घुमाया और आदमी की ओर उछला, उसे सिर से मारने की कोशिश की। आदमी ने उपहास किया और तन्मय को एक तरफ से चकमा दिया। उसी समय उसने अपनी तलवार घुमाई, तन्मय की जांघ पर एक गहरा कट बना दिया। धम। आदमी का यातना रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसने तन्मय की छाती पर क्रूरता से लात मारी और फिर उसे बार बार काटा। कुछ ही पलों में तन्मय का पूरा शरीर घावों से ढक गया था और वह बेहद कमजोर हो गया था। कार से लाइव प्रसारण देख रहे विहान और नहीं रोक सका। उसने कैमरे पर गरजते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुमने ड्रैगन सोल के किसी भी व्यक्ति को फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मरने की इच्छा कर दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मार्शल एम्परर सोसाइटी पर हमला करूंगा और उसे अस्तित्व से मिटा दूंगा। ब्रूस को वही व्यवहार मिलेगा जो तुमने उन पर किया है, 1000 गुना। यह सुनकर मुखौटा पहने आदमी ने अपनी तलवार घुमाना बंद कर दिया। वह कैमरे की ओर चला। उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी होती गई। मैं तुम्हारे घमंड की प्रशंसा करता हूं, हालांकि तुम्हें पता नहीं है कि मार्शल एम्परर सोसाइटी कितना भयानक है। चूंकि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अचानक वह तन्मय की ओर चला और धीरे से उसकी गर्दन के किनारे को काट दिया। खून की एक धार बह निकली। फिर आदमी ने एक बटन दबाया और छत से एक रस्सी नीचे उतारी गई। इसे तन्मय के पैरों के चारों ओर बांध दिया गया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाया गया। तन्मय उल्टा लटका हुआ था। इसके अलावा उसकी गर्दन से खून धीरे धीरे उसके चेहरे पर बह रहा था। टप टप। आदमी कैमरे पर वापस आया, अपनी घड़ी देखी और कहा, विहान, क्यों ना हम एक साथ एक खेल खेलें। मानव शरीर में लगभग 4 से 5.6 लीटर खून होता है। अपने खून का 15% खोने से उसकी हृदय गति बढ़ जाएगी और उसे चक्कर और ठंड महसूस होगी। अपने खून का 40% खोने से उसके दिल में खून की वापसी प्रभावित होगी और वह मरते समय अत्यधिक दर्द में होगा। तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए लगभग 2 घंटे हैं। अगर तुम इन 2 घंटों के भीतर उसे नहीं ढूंढ सके तो मैं उसकी लाश को समुद्र में फेंक दूंगा ताकि शार्क उसे खा सकें। टाइमर अब शुरू होता है। खेल का आनंद लो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, स्क्रीन पूरी तरह से काली हो गई। एसयूवी में मृत्यु की तरह शांति छा गई। गुस्से में लेकिन असहाय जितेंद्र राणावत ने लैपटॉप पर मुक्का मारा। स्क्रीन टूट गई और चिंगारियां उड़ गईं। फिर जितेंद्र राणावत ने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। डेटा विभाग का विश्लेषण कैसा है? क्या आपने उनकी लोकेशन की पुष्टि की है? हरामियों, मैं तुम्हें और 3 मिनट देता हूं। अगर तुमने 3 मिनट में मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम सभी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह कहने के बाद जितेंद्र राणावत ने विहान की ओर देखा और देखा कि विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और एक लगभग मूर्त हत्या की भावना हवा में भर गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह विहान के चारों ओर 2 काल्पनिक खून के ड्रैगनों को लिपटे हुए देख सकता है। यह बहुत डरावना था। फिर जब उसने अपनी आंखें मलीं तो काल्पनिक खून के ड्रैगन गायब हो गए। उस क्षण विहान ने अपनी आंखें खोलीं। वे किस तरह की आंखें थीं? वे खून की तरह लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक से रेंग कर आया हुआ दानव हो।
मिस्टर विहान, जितेंद्र राणावत को लगा जैसे उसे मृत्यु के देवता ने घूरा हो। मेरे लिए विला की व्यक्तिगत रूप से रखवाली करो, किसी को भी अंदर ना आने दो। मिस्टर विहान, और आप? जितेंद्र राणावत ने अनजाने में पूछा। मैं? विहान ने ठंडे स्वर में हंसा। मैं चाहता हूं कि ये लोग सच्ची निराशा महसूस करें। जितेंद्र राणावत का चेहरा बदल गया जब उसने यह सुना। मिस्टर विहान, लेकिन अभी भी लोकेशन विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। विहान तुरंत कार से बाहर निकल गया। मिस्टर विहान, मैं ड्रैगन सोल को आपकी सहायता के लिए भेजूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। फिर मिस्टर विहान, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं? विहान ने एक निश्चित दिशा में देखा और हड्डियों को ठंडा करने वाले स्वर में कहा, मुझे उनकी आखिरी झात लोकेशन पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचाओ। हां मिस्टर विहान। हालांकि जितेंद्र राणावत उलझन में था, उसने विहान पर बिना शर्त भरोसा करने का फैसला किया। समुद्र में एक छोटे जहाज पर एक युवक अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार बांधे हुए पद्मासन में बैठा था। यह युवक विहान था और उसके सामने एक अजीब रून बना हुआ था। रून के भीतर एक गोली थी जो एक मिशन के दौरान तन्मय के दिल को लगभग छेदने वाली थी। विहान के पास अब कोई विकल्प नहीं था। ग्रेट डाओ सर्चिंग टेक्निक ही एकमात्र तरीका था जिससे वह तन्मय का पता लगा सकता था। ड्रैगन सोल के तकनीशियनों के उसे ढूंढने की प्रतीक्षा करने में बहुत समय लग जाता। हालांकि इस तकनीक से उसके शरीर पर बोझ पड़ता था, लेकिन अगर वह तन्मय और अन्य सैनिकों को बचा लेता तो यह इसके लायक होता। साथ ही वह गुस्से से भरा हुआ था। बिना किसी और हिचकिचाहट के विहान ने एक हाथ का मुद्रा बनाया और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विहान तेजी से मंत्रोच्चारण करता गया, ऋण चमकने लगा और गोली उड़ने लगी। फिर वह हरे रंग में जलने लगी। अब विहान ने अपनी उंगली काटी और अपने खून के सार की एक बूंद निकाली। जब खून का सार आग से टकराया तो आग फट गई। उसके दिमाग में छवियां दिखाई दीं। वाक्सिया के पूर्वी समुद्र तट के किनारे एक छोटा द्वीप, वह वीरान था, और वहां केवल एक जीर्ण शीर्ण परित्यक्त क्रूज जहाज था। क्रूज जहाज पर एक युवक उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा पीला था, खून उसके चेहरे पर टपक रहा था। जमीन पर खून के पोखर पर चमकती रोशनी अस्पष्ट रूप से तन्मय के जिद्दी और दृढ़ चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। विहान ने अपनी आंखें खोलीं और एक भयानक हत्या की भावना चारों दिशाओं में फैल गई। पूरा जहाज कांप उठा। तुम सीखोगे कि तुमने किस तरह के अस्तित्व को नाराज किया है। ड्रैगन स्लेयर सोर्ड गुनगुनाई और विहान की अपनी हत्या की भावना के साथ एक हत्या की भावना का पता लगाया। उसकी ब्लेड प्रकाश से चमक उठी। एपिसोड 242। वाक्सिया के तट से दूर एक अज्ञात द्वीप पर मार्शल एम्परर सोसाइटी के एक समूह के लोग परित्यक्त क्रूज जहाज के डेक पर खड़े थे और क्षितिज पर समुद्र को देख रहे थे। उनमें से प्रत्येक की कमर से एक तेज तलवार लटक रही थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वाक्सिया का ड्रैगन सोल बहुत मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कमजोर होंगे। हाँ, जगन, ऐसा नहीं है कि वे कमजोर हैं, बल्कि यह है कि हम बहुत मजबूत हैं। हम लॉर्ड ब्रूस के सक्षम जनरल हैं। वाक्सिया के ड्रैगन सोल को भूल जाओ। भले ही वाक्सिया के प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के वे कचरे वाले लोग हमें ढूंढने आए, परिणाम वही रहेगा। लॉर्ड ब्रूस का पवित्र प्रकाश हम पर चमकता है। हमारा मार्शल एम्परर सोसाइटी अंततः दुनिया को जीत लेगा। इन ड्रैगन सोल सैनिकों से निपटने के बाद हम वाक्सिया में घुस जाएंगे और उस बच्चे विहान का अपहरण कर लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि लॉर्ड ब्रूस इस व्यक्ति को क्यों देखना चाहते हैं। इस क्षण एक जोकर का मुखौटा पहने एक आदमी एक कमरे से बाहर आया, जिसने दूसरों को अपना सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक कहने पर मजबूर कर दिया, लॉर्ड अनिश। अनिश ने अपना जोकर मुखौटा उतार दिया, सिर हिलाया और पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड अनिश, हम विहान के बारे में बात कर रहे थे, उनमें से एक ने जल्दी से कहा। जब अनिश ने नाम सुना तो उसने उपहास किया। मैंने अभी उस बच्चे के साथ एक वीडियो कॉल से बात की है। वह वास्तव में घमंडी है
और यहां तक कि कहा कि वह हमें ढूंढ लेगा और हमें मार देगा। यह सुनकर सभी हंस पड़े। हाँ, उस मूर्ख को नहीं पता कि हम रूबी नेशन की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं। ड्रैगन सोल के वे मूर्ख हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा हमने इस द्वीप को संयोग से खोजा था। उसके पास हमें ढूंढने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि उसके पास कोई रहस्यमय शक्तियां ना हो। अनिश ने फिर कहा, मैंने उस बच्चे को हमें ढूंढने के लिए 2 घंटे दिए हैं। अगर नहीं तो वह ड्रैगन सोल सैनिक खून बहकर मर जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह अपने साथी की मृत्यु के रूप में निराशा महसूस करे। भीड़ फिर से हंसी। लॉर्ड अनिश, मैं हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए 1 बोतल शैंपेन लाने जा रहा हूं, अगर यह ठीक है। जाओ। थोड़ी देर बाद मार्शल एम्परर सोसाइटी के विशेषज्ञों ने भोजन और शराब के साथ एक जश्न का भोज शुरू कर दिया, अनजान कि खतरा तेजी से आ रहा था। जब 1 घंटा बीत गया तो मार्शल एम्परर सोसाइटी के अधिकांश सदस्य थोड़े नशे में थे, सिवाय अनिश के, जिन्होंने शराब नहीं पीने का विकल्प चुना। नेता के रूप में उसे केंद्रित और स्पष्ट दिमाग रखना था। यह एक मार्शल कलाकार के रूप में उसका सिद्धांत था। उसने अपनी तलवार पकड़ी और पद्मासन में बैठ गया। जैसे ही वह सांस लेता था, उसके शरीर के चारों ओर काली गैस उमड़ रही थी। उसने समय देखा और अनुमान लगाया कि अंदर का ड्रैगन सोल सैनिक निराशा के कगार पर होना चाहिए। खून की बूंदों की आवाज मृत्यु के ढोल की तरह थी। वह लोगों को यातना देने और दूसरों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने के आनंद से प्यार करने लगा था। इस क्षण पूरा आकाश अंधेरा हो गया और काले बादल घुमड़ने लगे। उसने बड़बड़ाया, एक और तूफान आ रहा है। मार्शल एम्परर सोसाइटी का एक विशेषज्ञ चक्कर में था। उसे बहुत अधिक शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था और वह असहज महसूस कर रहा था। इस प्रकार वह जहाज के आगे के हिस्से में गया ताकि नीचे समुद्र में उल्टी कर सके। अभी भी शराब पी रहे और खा रहे मार्शल एम्परर सोसाइटी के विशेषज्ञ हंसे। क्या तुमने पर्याप्त पी लिया? तुम मार्शल एम्परर सोसाइटी को शर्मिंदा कर रहे हो। आदमी ने कुछ और बार उल्टी की और फिर अपना सिर उठाया। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसने अचानक कुछ देखा। जब बिजली की एक चमक ने क्षितिज को रोशन किया, उसने अपनी आंखें जोर से मलीं और फिर एक काले साये को तेजी से आते हुए देखा। अरे, क्या इस भगवान भुला दिए गए स्थान पर एक और नाव थी? हालांकि काला साया एक नाव के लिए बहुत छोटा लग रहा था। उसने अपने दिमाग को नशे की स्थिति से साफ करने की कोशिश करने के लिए कई बार अपना सिर हिलाया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने महसूस किया कि काला साया और करीब आ रहा था। इसके अलावा यह एक नाव नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति था। क्या हो रहा था? क्या वह आदमी पानी पर दौड़ रहा था? उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। प्लॉप! वह डेक पर अपने नितंबों पर गिर गया। यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति समुद्र पर कैसे दौड़ सकता है? वह कुछ बड़बड़ाता रहा जैसे कि वह पागल हो गया हो। मार्शल एम्परर सोसाइटी के विशेषज्ञों ने उसकी ओर उपहासपूर्वक देखा। क्या तुम इतने नशे में हो कि तुम्हें चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज रात आखिरी तक खड़े रहोगे? हाँ, इतना ही। आदमी का उपहास का जवाब देने का कोई इच्छा नहीं थी। उसने कांपते हाथ से समुद्र की ओर इशारा किया और गरजते हुए कहा, वहां कोई है। कोई समुद्र पर दौड़ रहा था। अगर उसने यह नहीं कहा होता तो बेहतर होता। यह कहने के बाद मार्शल एम्परर सोसाइटी के विशेषज्ञ और जोर से हंसे। शायद तुम्हारे होश में आने का समय है। अगर तुमने कहा होता कि एक जहाज आ रहा है तो हम शायद तुम पर विश्वास कर लेते, लेकिन एक व्यक्ति? तुम्हें किस तरह का अजीब भ्रम हो रहा है? आदमी पागल होने वाला था। वह पूरी तरह से होश में आ गया था। उसने किसी को उठाया और समुद्र की ओर इशारा किया। देखो, बस देखो। जब दूसरे व्यक्ति ने समुद्र को देखा तो उसके चेहरे पर उपहास की मुस्कान गायब हो गई। वास्तव में कोई आ रहा है। इस क्षण मार्शल एम्परर सोसाइटी के सभी विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया दी। वे अचानक खड़े हो गए और क्षितिज की ओर देखने लगे। यहां तक कि अनिश ने भी अपनी साधना रोक कर इसे देखा।
हिस। सभी ने सदमे में सांस ली, यहां तक कि अनिश ने भी। तट की ओर लुढ़कती 10 मीटर ऊंची लहर के ऊपर उन्होंने एक ठंडे और घमंडी युवक को खड़ा देखा। युवक काले कपड़े पहने हुए था और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। दृश्य इतना रहस्यमय था कि उनमें से कई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जब आकृति करीब आई तो उनमें से एक अंततः चिल्लाया, "ये विहान है, ये विहान है!" इस क्षण विहान उनसे केवल 20 मीटर दूर था और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उछल गया। यहां क्या हो रहा था? एपिसोड 243। बैंग। विहान जहाज के डेक पर उतरा और सभी को ठंडी निगाह से घूरने लगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम मरना चाहोगे। उसके शरीर के चारों ओर एक हत्यारी आभा थी और उसके दांतियन में सच्ची क्यूई ज्वार की लहर की तरह उमड़ रही थी। ड्रैगन स्लेयर तलवार भी धीरे से कंपन कर रही थी, जैसे कि खून का स्वाद लेने की उसकी उत्सुकता का संकेत दे रही हो। तब जाकर मार्शल एम्पायर सोसाइटी के सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी। अनिश ने गुस्से से चिल्लाया, "हमला!" सब विहान की ओर दौड़े। विहान ने समय देखा और शांति से कहा, "पृथ्वी पर तुम्हारा शेष समय आज रात समाप्त हो जाएगा।" यह कहकर उसने अपने दाहिने पैर पर अपनी सच्ची क्यूई इकट्ठा की और जहाज के डेक पर जोर से पैर मारा, जिससे यह टूट गया और वह अंदर गिर गया। जैसे ही वह उतरा, वह दाहिनी ओर दौड़ा और एक दीवार पर मुक्का मारा। बैंग! दीवार टूट गई और उस दीवार के पीछे उसने तन्मय को पाया। हालांकि इस समय तन्मय का चेहरा और होंठ पूरी तरह से पीले और बेरंग थे। जमीन पर लाल खून की मात्रा बस चौंकाने वाली थी। विहान की आंखें अंतहीन क्रोध से भरी थीं। उसके हाथ में एक हवा का ब्लेड संघनित हुआ और ऊपर से लटकी रस्सी को काट दिया। जैसे ही तन्मय गिरा, विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और जल्दी से उसे पकड़ लिया, ध्यान से उसे जमीन पर रख दिया। शेष 9 ड्रैगन सोल सैनिकों ने भी विहान के आगमन को देखा और खुशी से भर गए। मुख्य प्रशिक्षक यहां था। उस समय का दृश्य जब विहान ने उन सभी के साथ लड़ाई की थी अभी भी उनकी स्मृति में अंकित था। उनके लिए वह एक युद्ध के देवता की तरह था। विहान ने सिर हिलाया और उसकी सच्ची क्यूई का एक विस्फोट एक सैनिक की जंजीरों को काट दिया। दूसरों की जंजीरें खोलने में मदद करो। हां प्रशिक्षक। विहान ने संसार कब्रिस्तान से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें तन्मय के घाव को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। तन्मय ने बहुत अधिक खून खो दिया था और लगभग नर्क के द्वार में कदम रख दिया था। उसने एक औषधीय गोली निकाली और तन्मय को खिलाई। साथ ही उसने अपनी सच्ची क्यूई को तन्मय के शरीर में प्रवाहित किया, खून के उत्पादन को उत्तेजित किया। चांदी की सुइयां निकलकर तन्मय के शरीर में घुस गईं, उसकी स्थिति को स्थिर किया और उसकी जान को लंबा किया। इस समय विहान के सामने कुछ आकृतियां दिखाई दीं। ये मार्शल एम्पायर सोसाइटी के विशेषज्ञ थे। चूहे, तुम खुद को भी नहीं बचा सकते, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को बचा सकते हो? मार्शल एम्पायर सोसाइटी का एक विशेषज्ञ तलवार हाथ में लेकर दौड़ा। घायल सैनिक मदद करना चाहते थे, लेकिन विहान ने उन्हें हाथ हिलाकर रोक दिया। वे इतनी बुरी तरह घायल थे कि शायद कुछ ही आदान प्रदान के बाद मर जाएंगे। तन्मय की अच्छी तरह से देखभाल करो और बाकी को मुझ पर छोड़ दो। यह कहकर विहान अचानक चला। एज्योर ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया। वह तुरंत आने वाले मार्शल एम्पायर सोसाइटी के विशेषज्ञ के सामने दिखाई दिया। हैरान होकर उस आदमी ने अपनी तलवार को जोर से नीचे घुमाया और हवा में तलवार की सीटी की आवाज ने सैनिकों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। मरो। इस तथ्य के बावजूद कि तलवार उसकी बाहों पर लगने वाली थी, विहान नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपनी 5 उंगलियों को पंजे की तरह इस्तेमाल किया और तलवार को पकड़ लिया। विशेषज्ञ ने महसूस किया कि उसकी तलवार मध्य हवा में जम गई थी और वह उसे हिला नहीं सका। इसके अलावा जब उसने विहान को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पर खून का एक भी निशान नहीं था। बहुत कमजोर, विहान की ठंडी आवाज गूंजी। कांचा। विहान ने तलवार को आधा तोड़ दिया। फिर टूटी हुई तलवार के आधे हिस्से को पकड़कर उसने उसे उस हैरान आदमी के गले में घुसा दिया।
मुख्य धमनी को काट दिया। खून का एक फव्वारा फूट पड़ा और विशेषज्ञ ने सहज रूप से घाव को ढकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से विहान ने एक मुक्के से उस आदमी की बांह को पूरी तरह से तोड़ दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने आदमियों को जो दर्द दिया है उसका 1000 गुना दर्द दूंगा। आदमी जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कुछ सेकंड के लिए फड़फड़ाया और फिर वह अपने ही खून के पूल में मर गया। एक नीचे 9 बाकी। विहान ने ठंडी मुस्कान के साथ शेष विशेषज्ञों की ओर दौड़ लगाई। इसने दूसरों को वास्तविकता में वापस ला दिया और उन्होंने सभी अपने हथियार निकाले और हमला किया। उनके कटों ने विहान के सभी भागने के रास्तों को सील कर दिया। फिर भी विहान ने अपनी तलवार नहीं निकाली। ड्रैगन स्लेयर तलवार से उनकी जान लेना केवल उसे गंदा करेगा। विहान ने एक तलवार को दूर कर दिया, एक को पकड़ लिया और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। बैंग! फर्श पर लकड़ी के तख्ते टूट गए और टूटे हुए तख्ते ने विरोधी के सिर को छेद दिया। 5 और 4 और। विहान की आवाज नर्क के दूत की तरह गूंजी। जहां भी वह गया वहां खून था। वह बस एक पागल था, एक मृत चुप्पी थी। सैनिकों के दिमाग खाली हो गए। वे जानते थे कि विहान बहुत मजबूत था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना मजबूत होगा। एपिसोड 244 3 और। विहान खून के एक पुल के बीच में खड़ा था और ठंडी मुस्कान के साथ। हवा में एक स्पष्ट रक्त पिपासा महसूस की जा सकती थी। अनिश और मार्शल एम्पायर सोसाइटी के शेष 2 विशेषज्ञों की आंखें डर से भरी थीं। यह व्यक्ति किस तरह का राक्षस था? उन्होंने हुक्सिया के कई मार्शल कलाकारों और सैनिकों से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इतने रक्त पिपासु दानव का सामना नहीं किया था। लॉर्ड अनिश, हमें क्या करना चाहिए? 2 अन्य विशेषज्ञों के पैर लगभग टूटने की कगार पर थे। अनिश ने अपने दिल में सदमे को दबाया। उसके हाथ में तलवार ने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक झलक के साथ चमक दी और वह गरजा, उसे एक साथ मारो। हां सर। दोनों आगे बढ़े एक दूसरे के सामने। हालांकि इससे पहले कि वे बहुत दूर जाते, विहान की बांह चमकी और एक ठंडी चमक उड़ गई। एक डांट ने हवा को चीर दिया, जो फिर उनके माथे को छेद दिया। ठुड ठुड। 2 शव बेजान होकर जमीन पर गिर गए, जिससे अनिश अकेला खड़ा रह गया। अनिश ने अविश्वास से विहान को घूरा। इस बच्चे ने उसके सभी अधीनस्थों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला? एक और, तुम वह मास्क वाला आदमी हो, है ना? उसकी बर्फीली ठंडी निगाह सीधे अनिश पर पड़ी, जिसने जमीन पर 2 खूनी शवों को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने विहान की ताकत को बहुत कम आंका था। यह बच्चा निश्चित रूप से हुक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 100 में होने के योग्य था। मार्शल एम्पायर सोसाइटी ने विहान की जांच से प्राप्त जानकारी पुरानी या गलत थी? पूरी तरह से गलत। विहान गरजा, घुटने टेक दो। घुटने टेकना। अनिश की आंखों में एक संकेत की दुष्टता चमकी। लॉर्ड ब्रूस के भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक के रूप में वह हुक्सिया के किसी व्यक्ति के सामने कैसे घुटने टेक सकता था? यह बस अस्वीकार्य था। हरामी, तुम खुद को क्या समझते हो? अनिश आगे बढ़ा और उसकी तलवार ने हवा में सीटी बजाई, क्योंकि उसने कई तलवार की छायाएं बनाई। विहान ने इसे देखकर अपने होंठों को मुस्कान में मोड़ दिया। तलवार की तकनीक? दिलचस्प। हरामी, अपनी तलवार निकालो। यह देखकर कि विहान का अपनी तलवार का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, अनिश ने अपमानित महसूस किया। भले ही वह विहान को मार दे, यह एक अपमानजनक जीत होगी। विहान ने सिर हिलाया। तुम्हारा खून केवल मेरी तलवार को दाग देगा। तुम अयोग्य हो। अयोग्य? तुम घटिया हरामी, तुम अपनी अहंकार के लिए भुगतान करोगे। तलवार की छायाएं एक धार की तरह विहान की दिशा में उतरीं। विहान ने शांति से आने वाली तलवार की छायाओं को देखा। अचानक उसने 2 उंगलियां फैलाईं और उसकी उंगलियों से सच्ची क्यूई का एक उछाल निकला, जो एक तलवार में संघनित हो गया। टूटो! एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसकी क्यूई तलवार ने निर्दयता से तलवार की छायाओं को चीर दिया और फिर अनिश के कंधे को छेद दिया। पूछी। घाव से खून फूट पड़ा और अनिश चिल्लाया। उसने अपनी तलवार को उठाकर विहान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एहसास हुआ कि उसका हाथ रोक दिया गया था। अपनी बांह को हिला नहीं पाने के कारण उसने नीचे देखा और पाया
कि विहान का हाथ उसकी कलाई को एक चिमटी की तरह कसकर पकड़ रहा था। एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम निराशा का स्वाद पसंद कर रहे हो? एक सेकंड बाद विहान की उंगलियों ने हिंसक रूप से मुड़ दिया, क्योंकि उसने अनिश की कलाई को घुमाया, उसे तोड़ दिया और तलवार को उसकी अपनी बाह पर काटने का कारण भी बनाया। आह! अनिश ने भयंकर रूप से गरजा। उसकी आवाज में डर की झलक थी। दर्द अभी शुरू ही हुआ है। विहान ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और अनिश के कंधे पर जोर से दबाया। क्रैक, काचा, कई हड्डियां टूट गईं और अनिश ने कुछ मुंह खून उगल दिया। बैंग! विहान ने अनिश को जमीन पर पटक दिया। साथ ही उसने अपने दाहिने पैर से अनिश पर जोर से पैर मारा, जिससे और भी अधिक हड्डियां टूट गईं। क्या तुमने मेरे आदमियों को यातना देने का आनंद लिया? तुम्हें अपनी ही दवा का स्वाद कैसा लग रहा है? बैंग! विहान के दाहिने पैर ने अनिश के शरीर को जोर से लात मारी, जिससे वह जमीन पर फिसल गया और एक दीवार से टकरा गया। अनिश असहनीय दर्द में था। उसका चेहरा कई बार जमीन पर पटकने से बुरी तरह से विकृत हो गया था। मुझे अभी मार दो, कृपया मुझे एक जल्दी मौत दें, कृपया। विहान की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। अगर वह कुछ मिनट बाद आया होता तो हुक्सिया ने 10 वफादार और सक्षम सैनिकों को खो दिया होता, जिसमें तन्मय भी शामिल था। इसके परिणाम अकल्पनीय होते। तुरंत बाद उसके हाथ में कुछ चांदी की सुइयां दिखाई दीं, जिन्हें उसने तुरंत अनिश के शरीर में डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? अनिश को इसके बारे में एक बुरी भावना थी। विहान मुस्कुराया। हुक्सिया में एक जड़ी बूटी है जिसे सोल सेवरिंग ग्रास कहा जाता है। मैंने सुना है कि जब एक्यूपंक्चर के साथ मिलाया जाता है तो यह एक व्यक्ति की आत्मा को निकाल सकता है और अत्यधिक दर्द का कारण बन सकता है। मैंने कभी इसे आजमाया नहीं है और इसलिए एक गिनी पिग की जरूरत है। हुक्सिया के चिकित्सा अनुसंधान में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अनिश की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बोलने ही वाला था कि विहान के हाथ में एक जड़ी बूटी दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के विहान ने इसे अनिश के मुंह में डाल दिया। पहले तो अनिश को ज्यादा महसूस नहीं हुआ, हालांकि जब जड़ी बूटी उसके मुंह में खून के संपर्क में आई तो वह चिल्लाया। एक सेकंड उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। अगले सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे वह लावा में स्नान कर रहा हो। उसका शरीर फड़फड़ाया और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। वह अत्यधिक दर्द में था। मुझे मरने दो, यह एकमात्र चीज थी जो वह दोहरा सकता था। हालांकि इस समय तक विहान पहले से ही ड्रैगन सोल के सैनिकों की ओर मुड़ चुका था और अनिश ने ठंडी और अहंकारी आकृति को दृष्टि से दूर होते देखा। वह केवल दर्द महसूस कर सकता था। एपिसोड 245। उसके बाद विहान ने अपना ध्यान बेहोश तन्मय की ओर वापस लगाया। एक सैनिक ने पूछा, प्रशिक्षक, क्या कप्तान बच जाएगा? विहान ने सिर हिलाया और कहा, मेरी अनुमति के बिना नर्क का राजा भी उसकी जान नहीं ले सकेगा। बोलने के बाद उसने अपनी सच्ची क्यूई की एक धारा को एक सुई में परिवर्तित कर दिया। फिर उसने इसे तन्मय के एक एक्यूपॉइंट में डाला और अपनी 2 उंगलियों को तन्मय के माथे पर दबाया, जिससे सच्ची क्यूई की एक स्थिर धारा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही गर्म धारा तन्मय के शरीर में प्रवाहित हुई, उसके चेहरे पर आखिरकार कुछ रंग वापस आ गया। हालांकि औषधीय गोली तन्मय के रक्त उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकती थी, लेकिन उसे अभी भी अस्पताल में रक्त आधान की आवश्यकता होगी। आखिरकार उसकी कमजोर और घायल अवस्था में उसका शरीर औषधीय गोली द्वारा उत्तेजित होने पर भी ज्यादा रक्त उत्पन्न नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद तन्मय ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने विहान को देखा तो उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर विहान। हिलना मत, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, विहान ने आदेश दिया। हां मिस्टर विहान। तन्मय की आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। उसकी टीम पर घात लगाए जाने के बाद वह जानता था कि उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी विहान ने असंभव को संभव बनाया और उन्हें बचा लिया। मिस्टर विहान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। विहान खड़ा हो गया और मुस्कुराया। मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है, तुम उनमें से एक हो। अगर तुम मर जाते हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा।
इस सरल वाक्य ने तन्मय को स्तब्ध कर दिया। प्रभावित होकर उसने कसम खाई कि अब से वह विहान और उसके आसपास के लोगों की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। समय हो गया है। ड्रैगन सोल से संपर्क करो और उन्हें हमें लेने के लिए किसी को भेजने को कहो। तुम्हें अभी भी रक्त आदान की आवश्यकता है। तन्मय ने सिर हिलाया और फिर पास के एक सैनिक से कहा, ड्रैगन सोल मुख्यालय से संपर्क करो और पास के एक जहाज को इस द्वीप पर आने के लिए कहो। कुछ समय बाद पास का एक नौसेना जहाज द्वीप के पास आया। जैसे ही वे परित्यक्त क्रूज जहाज को छोड़ने वाले थे, एक फोन की घंटी बजी। विहान रुक गया और उसकी निगाह अनिश पर पड़ी। यह अनिश का फोन था जो बज रहा था। बेशक अनिश उस कॉल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था, लगभग मृत होने के कारण। इसलिए विहान ने उसकी मदद करने का फैसला किया। विहान ने उसका फोन निकाला और कॉलर आईडी पर नजर डाली। यह एक अपरिचित नंबर था। उसने उत्तर बटन दबाया और एक वृद्ध आवाज बोली, चीजें कैसी चल रही हैं? तो यह बड़ा बॉस था। विहान ने मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति को ठंडे ढंग से अभिवादन किया, ब्रूस। फोन के दूसरे छोर पर आदमी स्तब्ध रह गया और जल्दी से जवाब दिया, तुम कौन हो? अनिश कहाँ है? विहान ने हंसा, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तुम्हें मारने वाला है। विहान? फोन के दूसरे छोर पर व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और फिर बोला। हालांकि उसे केवल चुप्पी का सामना करना पड़ा। कॉल समाप्त हो गई। विहान ने फोन को ड्रैगन सोल के कर्मियों को सौंप दिया, जो शायद इससे कुछ उपयोगी जानकारी निकाल सकते हैं। तन्मय और अन्य सैनिकों के जहाज पर चढ़ने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि विहान का जहाज पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मिस्टर विहान, क्या आप हमारे साथ वापस नहीं आ रहे हैं? तन्मय ने पूछा। विहान ने सिर हिलाया। तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे अभी भी कुछ चीजों से निपटना है। मार्शल एम्पायर सोसाइटी एक खतरा था। उसने अपनी पहली मुलाकात के बाद उनसे निपटने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार वे बहुत दूर चले गए थे। इस समस्या को भविष्य में उसके लिए और समस्याएं पैदा करने से पहले ही निपटा देना सबसे अच्छा था। वैसे भी यह द्वीप पर्ल नेशन से बहुत दूर नहीं था, इसलिए यह एक सुविधाजनक अवसर था। तन्मय ने उसके इरादों का अनुमान लगाया और कहा, मिस्टर विहान, मार्शल एम्पायर सोसाइटी उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे डर है कि आपके लिए अकेले जाना खतरनाक होगा। इसके अलावा ब्रूस अत्यंत शक्तिशाली है। ड्रैगन सोल का उसका मूल्यांकन है कि वह अत्यंत खतरनाक है। कृपया दोबारा सोचें मिस्टर विहान। मिस्टर विहान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। विहान खड़ा हो गया और मुस्कुराया। मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं हैं, तुम उनमें से एक हो। अगर तुम मर जाते हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस सरल वाक्य ने तन्मय को स्तब्ध कर दिया। प्रभावित होकर उसने कसम खाई कि अब से वह विहान और उसके आसपास के लोगों की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। समय हो गया है। ड्रैगन सोल से संपर्क करो और उन्हें हमें लेने के लिए किसी को भेजने को कहो। तुम्हें अभी भी रक्त आधान की आवश्यकता है। तन्मय ने सिर हिलाया और फिर पास के एक सैनिक से कहा, ड्रैगन सोल मुख्यालय से संपर्क करो और पास के एक जहाज को इस द्वीप पर आने के लिए कहो। कुछ समय बाद पास का एक नौसेना जहाज द्वीप के पास आया। जैसे ही वे परित्यक्त क्रूज जहाज को छोड़ने वाले थे, एक फोन की घंटी बजी। विहान रुक गया और उसकी निगाह अनिश पर पड़ी। यह अनिश का फोन था जो बज रहा था। बेशक अनिश उस कॉल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था, लगभग मृत होने के कारण। इसलिए विहान ने उसकी मदद करने का फैसला किया। विहान ने उसका फोन निकाला और कॉलर आईडी पर नजर डाली। यह एक अपरिचित नंबर था। उसने उत्तर बटन दबाया और एक वृद्ध आवाज बोली, चीजें कैसी चल रही हैं? तो यह बड़ा बॉस था। विहान ने मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति को ठंडे ढंग से अभिवादन किया, ब्रूस। फोन के दूसरे छोर पर आदमी स्तब्ध रह गया और जल्दी से जवाब दिया, तुम कौन हो? अनिश कहाँ है? विहान ने हंसा, मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो तुम्हें मारने वाला है। विहान? फोन के दूसरे छोर पर व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और फिर बोला। हालांकि उसे केवल चुप्पी का सामना करना पड़ा। कॉल समाप्त हो गई।
विहान ने फोन को ड्रैगन सोल के कर्मियों को सौंप दिया, जो शायद इससे कुछ उपयोगी जानकारी निकाल सकते हैं। तन्मय और अन्य सैनिकों के जहाज पर चढ़ने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि विहान का जहाज पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मिस्टर विहान, क्या आप हमारे साथ वापस नहीं आ रहे हैं? तन्मय ने पूछा। विहान ने सिर हिलाया। तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे अभी भी कुछ चीजों से निपटना है। मार्शल एम्पायर सोसाइटी एक खतरा था। उसने अपनी पहली मुलाकात के बाद उनसे निपटने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार वे बहुत दूर चले गए थे। इस समस्या को भविष्य में उसके लिए और समस्याएं पैदा करने से पहले ही निपटा देना सबसे अच्छा था। वैसे भी यह द्वीप पर्ल नेशन से बहुत दूर नहीं था, इसलिए यह एक सुविधाजनक अवसर था। तन्मय ने उसके इरादों का अनुमान लगाया और कहा, मिस्टर विहान, मार्शल एम्पायर सोसाइटी उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे डर है कि आपके लिए अकेले जाना खतरनाक होगा। इसके अलावा ब्रूस अत्यंत शक्तिशाली है। ड्रैगन सोल का उसका मूल्यांकन है कि वह अत्यंत खतरनाक है। कृपया दोबारा सोचें, मिस्टर विहान। विहान ने तन्मय को अनदेखा कर दिया, जिससे वह चिंतित हो गया। अपने पैरों पर सोचते हुए उसने जल्दी से कहा, मिस्टर विहान, कल वह दिन है जब आप और प्रदीप गिल ने लड़ने के लिए सहमति जताई थी। क्यों ना हम मार्शल एम्पायर सोसाइटी से एक साथ निपटें जब आपकी मार्शल आर्ट्स एरीना में लड़ाई तय हो जाए। तब जाकर विहान को यह बात याद आई। हालांकि उसने अभी भी तन्मय को अस्वीकार कर दिया और विपरीत दिशा में चला गया। तन्मय ने चिंतित होकर विहान की दूर जाती आकृति को देखा। हालांकि विहान बहुत मजबूत था, लेकिन एक विदेशी देश में अकेले एक शीर्ष स्तरीय बल का सामना करना उसके लिए बहुत खतरनाक था। हालांकि वह विहान के व्यक्तित्व से भी अवगत था। एक बार जब यह आदमी कोई निर्णय ले लेता है तो कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता। अभी वह केवल उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकता था। आखिरकार हुक्सिया के पास अभी भी पर्ल नेशन में कुछ छिपी हुई सेनाएं थीं। चलो जहाज को जियांगनान प्रांत की ओर वापस चलाएं। पर्ल नेशन में एक प्राचीन महल के अंदर ब्रूस आगे पीछे घूम रहा था। उस फोन कॉल के बाद से उसे एक बुरी भावना थी, और किसी कारण से यह भावना और मजबूत होती जा रही थी। उन लोगों के साथ कुछ हुआ होगा। योजना बर्बाद हो गई है। धिक्कार है। उसने कुछ सोचा और जल्दी से पास के एक कैबिनेट से कुछ चीजें निकालीं। वह एक भविष्यवाणी करना चाहता था, लेकिन जब उसने कोशिश की तो वस्तुएं टूट गईं। एक आपदा, एक अपरिहार्य भी। यह कैसे संभव है? क्या यह संभव है कि मैं इस परीक्षा से बच नहीं पाऊंगा? उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई थीं। रुको, क्या हुक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के शीर्ष स्तरीय लड़ाकों की एक टीम मुझसे निपटने के लिए आ रही है? हमने तब एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही वह चीज थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। अगर हुक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 10 में से कोई एकजुट होकर उससे निपटने के लिए आते तो वह उनका विरोध नहीं कर पाएगा। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और पार बैठ गया। उसके शरीर के भीतर काली ऊर्जा उमड़ने लगी, क्योंकि उसने साधना और ध्यान किया। एक अपरिहार्य आपदा के साथ वह सबसे अच्छी चीज जो कर सकता था वह यह सुनिश्चित करना था कि वह इसे स्वागत करने के लिए शीर्ष लड़ाई की स्थिति में हो। रात हो गई। बहुत दूर नहीं, विहान प्राचीन महल की ओर चल रहा था। उसका शरीर एक तेज आभा छोड़ रहा था, क्योंकि वह खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। अचानक एक लड़की विहान की ओर गिरी। विहान ने किनारे की ओर झुककर बचाव किया। लड़की ने अपनी छाती को ढक लिया और कुछ बड़बड़ाया जो असंतुष्ट लग रहा था। वह विहान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी जब विहान की ठंडी आवाज गूंजी, दूर जाओ, अन्यथा मरो। लड़की स्तब्ध रह गई। फिर उसने गली में कुछ मोटे आदमियों की ओर संकेत किया जो बाहर आए और विहान का रास्ता रोक दिया।